वेलकम टू द थियो स्टडी हब। मेरा नाम है शिवानी असवाल। अब आज करें बेटा यूनिट 4 स्टार्ट, जिसका पार्ट 1 है। ये 2 पार्ट में पूरा का पूरा चैप्टर हो जाएगा, ठीक है। सिर्फ एक ही या 2 टॉपिक है, कुछ ज़्यादा बड़ा चैप्टर भी नहीं है और उलझा हुआ चैप्टर भी नहीं है, आसान चैप्टर है, फटाफट समझ आएगा, ठीक है। हिस्ट्री ऑफ इंडिया 1200 से 1700 सेमेस्टर 3 वाले बच्चों का BA प्रोग्राम में जो लगा हुआ है। अब करेंगे हम औरंगजेब की दक्षिण की नीति, ठीक है। सिलेबस देख लीजिए, ये सब हो चुका है, ठीक है। 3 चैप्टर पूरे हो चुके हैं, 3 यूनिट। लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। अब आज ये कर रहे हैं जो कि छोटा चैप्टर है, खास बड़ा नहीं है, औरंगजेब की दक्षिण नीति। और इंटरेस्टिंग भी है, डिफिकल्ट नहीं है। ये आपका बेटा लेजिस्लेटिव सपोर्ट सेक में जिन बच्चों ने ये सब्जेक्ट लिया हुआ है, ये मैंने पूरा करवा दिया है। लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा पूरी प्लेलिस्ट का। ये मेरी इंस्टा टेलीग्राम चैनल ID है। कोई भी क्वेश्चन क्वेरी हो आप मुझसे यहाँ पूछ सकते हैं। हैंड रिटन मेरे खुद के नोट्स, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर वगैरह, ये वाली पूरी PPT, आपको ये सब चीज़ें यहाँ मिल जाएंगी, ठीक है। बात करनी हो मुझसे, कोई भी क्वेश्चन हो तो आप यहाँ कर सकते हैं। स्टार्ट करेंगे। ये है औरंगजेब, औरंगजेब की दक्षिण की नीति के। ये दक्षिण क्या है और क्या है इसकी नीति, ये देखेंगे। मैप देखो एक बार। ये पूरा अगर मैं इसको ऐसे बांटूँ तो ये पूरा उत्तर का हिस्सा है, उत्तर भारत। ये नीचे वाला जितना ये पार्ट आता है ये आता है दक्षिण भारत का। तो यहाँ पे ये पूरा एरिया है, यहाँ से लेके पूरा यहाँ तक का पूरा ऊपर का जो एरिया था ये तो उन्होंने ले ही रखा था। बस जो ये एरिया बच रहा था, ये देखो ये वाला एरिया जो रह रहा है, और जो ये थोड़ा एरिया यहाँ पे भी नहीं था, ठीक है। दक्षिण के पूरे एरिया को औरंगजेब चाह रहा था, जो इनका अंतिम शासक है मुगल वंश वालों का, कि यहाँ पे भी कब्जा हो, क्योंकि ये तो ये जीत चुका था। अब इसे चाहिए था कि यहाँ कैसे इसको कैसे हथियाएं हम, ये स्वतंत्र कैसे, इनके स्वतंत्र राज्यों को कैसे हम हथियाएं। तो बस इसमें यही पढ़ना है कि औरंगजेब ने क्या क्या चीज़ें करी, कितने चरण में कितनी बार इन्होंने लड़ाई करी, क्यों लड़ाई हो रही थी, किन से इनका कॉन्फ्लिक्ट चल रहा था। क्योंकि यहाँ कौन बैठे हुए थे, 3 जने। पहले कौन थे, महाराजा शिवाजी, ठीक है। दूसरे कौन थे, बीजापुर वाले, ठीक है, बीजापुर वाले। तीसरे गोलकुंडा। ये 3 लोग थे इसके प्रतिद्वंद्वी, इसके जो खिलाफ खड़े हुए थे, कि जो लोग इससे लड़ रहे थे कि ये दक्षिण भारत को नहीं जीतने देंगे तुझे, ठीक है। ये सारे कौन थे, हिंदू। छत्रपति शिवाजी हो गए पहले, फिर बीजापुर वाले और फिर गोलकुंडा वाले। छत्रपति शिवाजी सबको पता है कितने स्ट्रांग थे वो, मतलब किस लेवल की उनके अंदर साहस था, कितने ज़्यादा वो पावरफुल थे, ठीक है। यही सब पढ़ेंगे, अच्छा चैप्टर है। क्वेश्चंस देख लो एक बार कि इस चैप्टर के क्वेश्चंस कैसे बनते हैं। औरंगजेब की दक्षिण नीति का वर्णन कीजिए कि क्या थी दक्षिण नीति और वो क्यों सफल रहा, कि क्या कारण थे कि वो हारा, जीता नहीं था, अंत में हारा है। 4 स्टेप आएंगे, चारों स्टेप में लास्ट का जो स्टेप है उसमें पूरा हार जाएगा। क्वेश्चन ऐसे बनेगा, दक्षिण नीति औरंगजेब की ख्याति और शरीर दोनों के लिए कब्र बनी, स्पष्ट कीजिए। मतलब क्या बोले कि क्या हुआ, ऐसा क्या क्या गलतियां हुई कि औरंगजेब हारा थी। चारों चरण बताने होंगे आपको, रीजंस बताने होंगे कि क्यों हारा, चारों चरण प्लस रीजन। और ये जो 3 लोग हैं, बीजापुर वाले, गोलकुंडा वाले और मराठे जो हैं शिवाजी वाले, इन लोगों की क्या खासियत थी, इनकी विशेषताएं क्या थी, ये भी ऐड करना है, ठीक है। क्योंकि देखो आपका पेपर मिनिमम 5 से 6 पेज का तो होता ही है। जो आप एक आंसर लिखोगे 6 से 7 पेज तो लिखोगे मिनिमम, बोल रही हूँ। तो उसमें ये सारी चीज़ें इंक्लूड होंगी, ठीक है। औरंगजेब की दक्षिण नीति पर निबंध लिखे, ये सारी चीज़ें, ऐसे क्वेश्चन बनेंगे। 4 कारण बताने के क्यों हारा है, ये चारों चरण बताने। ये है औरंगजेब। औरंगजेब मुगल साम्राज्य का एक महान शासक था, जिसने 1658 से 1707 तक सत्ता में रहा। ये इसका सत्ता का काल है। उसकी राजनीति और सामाजिक नीतियाँ में उसकी दक्षिण नीति को एक महत्वपूर्ण था। इसने सबसे ज़्यादा फोकस किस चीज़ पे किया, जैसे अकबर आया था उसने फोकस किस चीज़ पे किया था कि मेल मिलाव करो, लड़ाई ज़्यादा ना हो, समृद्धि कैसे बढ़ाई जाए, कैसे हम क्या करें, राज्य का विस्तार ना करें। अकबर ने खास राज्य का विस्तार नहीं किया। उसने क्या किया था, सबसे ज़्यादा फोकस किया था कि जो करंट है हमारे पास जितना है उसको ढंग से चला लो, समृद्धि बनाओ, अपने आप को अमीर करो। उसने इस चीज़ पे फोकस किया था सबसे ज़्यादा। और क्या प्यार से ना लड़ाई करके भी हम जीत ले सकते हैं, सामने वाले को जीता जा सकता है बिना लड़ाई के। उसने ये सब चीज़ें रखी थी। इसने क्या रखा कि नहीं, आक्रमण करो, आक्रमण करो, जितना पार्ट रह रहा है ना दक्षिण भारत का जिसमें हम नहीं है, वहाँ पे जाकर आक्रमण कर करके छीनो, उनसे लड़ो और जीतो वहाँ पे। इसकी ये नीति थी कि दक्षिण में इसको जाना था, क्योंकि ऊपर का सारा पार्टी जीत के बैठे हुए थे। यह नीति उसके साम्राज्य की मस्जिद के विस्तार और हिंदू राज्यों सत्ताधारियों के विध्वंस पर भारी प्रभाव था। ये क्या चाह रहा था कि जिनके पास सत्ता है ना, जो हिंदू हैं,
जो नीचे ये बैठे हुए थे तीनों वाले, गोलकुंडा, बीजापुर और मराठे, सब हिंदू थे, कि इनके खिलाफ इसे लड़ना था और इनका विध्वंस करना चाह रहा था ये, कि बस किसी भी तरह इन पे मैं जीत जाऊं। औरंगजेब की दक्षिण नीति का प्रमुख उद्देश्य था कि मुगल साम्राज्य को बड़ा करना, कि जो इतना बड़ा इन्होंने कर रखा था ऑलरेडी, उसको भी और बढ़ाना चाह रहा था, कि मतलब पूरा पूरा का पूरा ये एरिया मान लो, पाकिस्तान वाला पूरा एरिया, श्रीलंका वाला नीचे वाला पूरा एरिया, सारा चाह रहा था ये, ठीक है। पूर्व जंगल महल सम्मेलन आदि सभी भारतीय उपमहाद्वीप का आकर्षित करना, सारे मतलब जितनी चीज़ें आ रही सब कुछ इसको चाहिए थी। उन्होंने अपनी सत्ता का स्थायीकरण करने के लिए दक्षिण भारत में व्यापार और धर्म के माध्यम से मुगल साम्राज्य की सीमा को बढ़ाने का प्रयास किया। अलग अलग तरीकों से भी प्रयास किया, और आक्रमण का तो हम पढ़ने ही वाले। ये बेटा 4 चरण इंपॉर्टेंट है। अब इनकी डेट्स वगैरह क्या क्या कब हुआ ये सब आप डीप में करेंगे, ठीक है। दक्षिण नीति का मूल्यांकन, दक्षिण नीति में क्या क्या हुआ। औरंगजेब की दक्षिण नीति उसके राजकाल में सदैव एक समान नहीं रही। मतलब ये जो इसकी दक्षिण की नीति ऐसा थोड़ी सा इक्वल चलती रही, ऊपर नीचे, है ना, अप एंड डाउन सब जगह आते, तो इसकी नीति में भी था। तो ये इसी में बोल रहे समय समय पर परिवर्तन होते हैं, ठीक है, जिसके आधार पर 4 अलग अलग चरण हैं। चारों चरण इंपॉर्टेंट है। पहले चरण में क्या हुआ था बेटा, ये जो था ना कुछ हद तक जीता था, ठीक है, कुछ एरिया इसने जीत लिया था थोड़ा, मतलब मान लो 100 में से 30% ये जीत गया था, थोड़ी इसको सफलता मिली। दूसरे में बुरी तरह से हार गया था, पूरी तरह से हार गया, जो इसने जीता था वो भी चला गया, ठीक है। सारे किले वगैरह जो इसने लूटे वगैरह सब इसके हाथ से निकल गए, और ये रुक गया कि मेरा ही नुकसान हो गया। हारा ही बुरी तरीके से, तो इसका सारा आर्थिक नुकसान हो गया, सारा पैसा वैसा डूब गया। तो ये थोड़े टाइम के लिए रुक गया कि अभी जितना हमारे पास राज्य है कम से कम पहले से बचाओ, कि कहीं ये ना हो कि जिस पे हम आक्रमण करें वो हम पे आक्रमण कर दे, है ना। तो ये थोड़ी देर के लिए रुक गया दूसरे चरण में। अब तीसरे चरण में क्या हुआ, फिर ये आया और स्ट्रांग हो गया। तीसरे चरण में इसने खतरनाक तरीके से अपने पूरा स्ट्रैटेजी से ये आया और जीता। तीसरे चरण में बहुत अच्छी तरह से जीता, जो जो चीज़ें हारा था इसने वापस ले ली, इनके ऊपर हमले कर दिए, शिवाजी को वो कर लिया, इसने बंदी बना लिया, ठीक है। ये पूरी स्टोरी चारों चरण हम डीप में करेंगे, आगे पार्ट 2 में पूरा यही चलेंगे, चारों चरण पार्ट 2 में करेंगे। अभी बेसिक पूरी स्टोरी समझा रही हूँ, ठीक है। लास्ट जो चरण है ना, इसमें ये पूरी तरीके से हार गया, खत्म हो गया इनका मुगल साम्राज्य, इतनी बुरी तरीके से हारे ही है। मराठे वाले और ये तीनों आपस में मिल गए, सारे जिनकी मैं बात कर रही हूँ ना, ये तीनों मिल जाएंगे आपस में और इसके खिलाफ लड़ेंगे। तो ये कि मराठा वालों को मुगल साम्राज्य का अंत करने का श्रेय इसीलिए जाता है, क्योंकि जो चौथा चरण था इसमें इनकी पूरी तरीके से हार हो गई थी, प्लस इसकी मृत्यु भी हो गई थी, खुद ही मर गया था। जो ये दक्षिण नीति को मेन चलाने वाला बंदा था, ये खुद मर जाएगा एंड में, ठीक है। इसमें देख लो, प्रथम में क्या था, औरंगजेब का राजरोहण हुआ, मतलब ये अच्छे उसमें आया था लेवल में, इसका राजरोहण, ये गद्दी पे बैठा। फिर दूसरा चरण इस समय तक चला जिसमें ये बुरी तरह हारा। फिर तीसरे चरण में क्या हुआ, औरंगजेब के प्रवेश करने को लेकर इस तक चला, जिसमें क्या है, ये काफ़ी अच्छे लेवल पे जीता। फोर्थ में हद खत्म हो जाएगा, फोर्थ में ये मर जाएगा और पूरा का पूरा इनका साम्राज्य डूब जाएगा, खत्म हो जाएगा, ये लास्ट था। फिर इसके बाद थोड़े में छोटे मोटे इनके शासक वगैरह थोड़ी छोटी जगहों पे रहेंगे, लेकिन ये डाउनफॉल हो जाएगा। औरंगजेब के बाद इनकी खत्म हो जाएगी स्टोरी, ज़्यादा कुछ खास बचेगा नहीं, ठीक है। अब स्टार्ट करेंगे, ये देख लीजिए इस प्रकार से था कि पूरा मुगल एम्पायर ऑलरेडी था, बट ये जो दक्षिण का एरिया बच रहा था, साउथ इंडिया जिसे कहा जाता है, ये इसके पीछे पड़ा हुआ था कि इसको ये वाला एरिया चाहिए कि ये यहाँ पे भी आए। और लड़की इनके खिलाफ रहा था, इनके खिलाफ। ये कौन है, छत्रपति शिवाजी, जो खुद ऑलरेडी बहुत स्ट्रांग थे। ये बहुत बहुत बोलते ना वीर, एकदम खतरनाक टाइप वाले थे ये। इन्होंने इस मैप को, ये मैप दिख रहा है ना पूरा हरा हो गया है, इसको वापस से ऐसे भगवा रंग में पूरे में ऐसे बना दिया था, ठीक है। ये इतने स्ट्रॉन्ग थे। स्टार्ट करेंगे। अब देखो ये तीनों को हमें पढ़ना है ना, बीजापुर, गोलकुंडा और मराठे, इनके बारे में पूरा अच्छे से हमें पता होना चाहिए। तो हम इनके बारे में एक एक करके पढ़ेंगे, फिर आगे इसके चारों स्टेप पढ़ेंगे, बस यही इतना ही चैप्टर है। हम यह जानते हैं कि दक्षिण की समस्या औरंगजेब को अपने पूर्वजों से विरासत में मिली थी। ये जो दक्षिण वाली प्रॉब्लम थी, क्योंकि ये सारे हिंदू थे, ये हार मानेंगे नहीं, ये लड़ेंगे। तो ये जो प्रॉब्लम थी ना, जो कॉन्फ्लिक्ट था कि ये इसके ऊपर हमला कर रहा है, मुगल वाले इनके राज्यों पे हमला कर रहे हैं, फिर ये भी छोड़ेंगे नहीं, ये भी करेंगे हमला। तो ये जो था ये पूर्वजों से ही मिला था, ये पहले से ही चल रहा था, कोई औरंगजेब के टाइम पे नहीं आई, पहले की दिक्कत थी। अकबर और उसके उत्तराधिकारी का लक्ष्य दक्षिण नीति में मुगल साम्राज्य को फैलाना रहा था, ठीक है। पहले के टाइम के जो इसके दादा वादा थे, उसके टाइम से ये वाली चीज़ दिक्कत चल रही थी। खास तौर पर शाहजहां काल में, जब शाहजहां आया था इसका, तब उस टाइम दक्षिण पर दबाव बढ़ाया गया था कि दक्षिण को जीतो, तो उस पर काफ़ी इन्होंने
किए अलग अलग तरीके जिससे ये जीत सके। मुगल साम्राज्य का शासक बनाने के बाद औरंगजेब ने दक्षिण के प्रति अग्रगामी नीति अपनाई। इसने क्या बोला कि अब बस मतलब चाहे हमारा खुद का राज्य लूट जाए, सारा पैसा सब कुछ इसमें लगा दो, बस जीतना है किसी भी हाल में, कि मतलब सारी पावर यहीं लगा दो अपनी। दक्षिण में औरंगजेब के मुख्य रणनीतिक प्रतिद्वंद्वी थे। मेन कौन थे प्रतिद्वंदी, वो थे ना कॉम्पिटिटर, वो कौन थे, बीजापुर वाले, गोलकुंडा और मराठे, जिसके नेता शिवाजी और उसके उत्तराधिकारी कर थे। शिवाजी के बाद इसका बेटा आएगा संभाजी, ये दोनों, ठीक है। गोलकुंडा के शासन और कुतुबुद्दीन वंश के थे ये सारे। बीजापुर के शासक जो कि आदिल शाही वंश के थे। ये देख लीजिए बेटा एक बार कुछ तस्वीरें इनकी। स्टार्ट करेंगे बीजापुर के संबंधित राजनीतिक घटनाएं कि बीजापुर से रिलेटेड क्या क्या थी। जय सिंह को औरंगजेब ने दक्षिण में अग्रगामी विस्तारवादी के आगे की तरफ बढ़ना है, ठीक है, नीति को प्रारंभ करने के लिए भेजा था। एक बंदे को जय सिंह जिसका नाम है उसको भेजा गया। भेजा किसके द्वारा गया, औरंगजेब के द्वारा, कि भाई जा और जाके देख क्या सिचुएशन क्या है वहाँ पे, कैसे हम जीत सकते हैं, क्या क्या हमें करना पड़ेगा, कितनी हमें किस चीज़ की ज़रूरत होगी। 1665 में, ठीक है, जय सिंह ने बीजापुर पर अधिकार करने की योजना बनाई। इसने क्या सोचा कि इस पे बीजापुर को पहले कर लो, परंतु उसमें सफल नहीं हुआ, हार गया, क्योंकि वो भी कम थोड़ी थे बीजापुर वाले, वो खुद स्ट्रॉन्ग थे, है ना। तो ये क्या है 1663 में और 65 के बीच बीजापुर में शांति रही। इतने टाइम तक कोई लड़ाई झगड़ा नहीं हुआ, परंतु 72 में बीजापुर पर शासन आदिल शाह द्वितीय सेकंड की मृत्यु हो जाने से गड़बड़ी मच गई। अब इनका जो मेन शासक था, जो इनका राजा था, वो मर गया, जिससे आंतरिक तौर पर बीजापुर निर्बल हो गया। अंदर से ही ना वो टूट गया, क्योंकि मेन जो शासक था, जो समझदार था, जो चला रहा था, अगर उसी की मृत्यु हो गई तो जरूरी थोड़ी जो बचे हुए बाकी लोग हैं वो भी समझदार हो, आपस में अनबन हो गई, ठीक है। इससे मुगलों को बढ़ावा मिला और उन्होंने स्थिति का लाभ उठाया। अब देखो जहाँ ये कमजोर हुए, इनको पता था कि यही सबसे बढ़िया मौका, ये कमजोर है, अभी आ जाओ लड़ने, ठीक है। नेक्स्ट क्या है 1676 में औरंगजेब के आदेश पर बहादुर खान ने बीजापुर पर चढ़ाई कर दी, परंतु वह अपने कार्यों में असफल रहा। दोबारा से इन्होंने आक्रमण करा लेकिन असफल हो गए। 75 में इन्होंने फिर कर दिया, ठीक है। उनके स्थान पर दिलेर खां को भेजा गया। वह भी बीजापुर को अपने अधीन में करने में प्रयत्न में सफल नहीं हुआ। मतलब इसने 3 बंदे भेजे, 3 के 3 हार गए। पहले ये आया, फिर इसके बाद इसने इसको भेजा, फिर इसको भेजा, तीनों आप सफल रहे। 85 में औरंगजेब ने जोर शोर से बीजापुर पर चढ़ाई कर दी। चढ़ाई कर दी मतलब चढ़ गए उसके अंदर, बीजापुर में घुस गए लड़ने के लिए, ठीक है। उसके निर्देश में 86 में बीजापुर पर अधिकार कर लिया गया। 3 बार ये हारे हैं, चौथी बार में ये आ गया यहाँ पे बीजापुर पे। और ये स्टोरी ऐसे चलती रहेगी, एक बार जीते फिर वापस आ गए, फिर जीते फिर वापस आ गए, ये इनका चलता रहेगा पूरा, में पूरा पढ़ना, ठीक है। गोलकुंडा से संबंधित राजनीतिक घटना है ये। बीजापुर समझ आ गया आपको। अब गोलकुंडा वाले कौन है। वैसे देखें तो मुगल और गोलकुंडा के शासकों में संबंध शांतिपूर्ण थे, लड़ाई खास नहीं थी, परंतु वास्तव में गोलकुंडा के शासक मराठे व बीजापुर से अच्छे संबंध बनाए रखते थे। अब देखो दक्षिण का एरिया है, यहाँ पे बैठे हुए गोलकुंडा वाले, यहाँ पे हैं बीजापुर वाले, यहाँ है मराठ वाले, मुगल सारे यहाँ इतने ऊपर बैठे हुए। जो लोग आस पड़ोस में तो उनके ज़्यादा अच्छे संबंध होते हैं ना, है ना, क्योंकि आस पास में रह रहे हैं। इतनी दूर से कोई बंदा आएगा उससे कहाँ संबंध होंगे। तो ये जो गोलकुंडा वाले हैं, इनके इन दोनों से ज़्यादा अच्छे संबंध थे, क्योंकि क्या है लड़ाई हो रही है, तो ये हेल्प भी करते थे, अपनी सेना है उसके सपोर्ट में भेजते थे। पहले के टाइम में ये होता था, उन पर आक्रमण हुआ ना, तो ये वाला राजा अपना सपोर्ट दिखाने के लिए सेना भेजेगा अपनी, कि मेरी तरफ से पूरा सपोर्ट है तेरा। तो इसका ना मराठा और बीजापुर वालों से अच्छे संबंध थे। इन तीनों के ही आपस में अच्छे संबंध थे। ये तीनों मिलके ही इसके खिलाफ लड़ेंगे। उसको अंत में जब इसकी मृत्यु वाली सिचुएशन आएगी, इसमें इन तीनों का हाथ होगा, ठीक है। 1665 से 66 तक में मुगल आक्रमण के समय गोलकुंडा का शासन ने बीजापुर को सैनिक सहायता दी। क्या करा इसने, जब इसके यहाँ पे ऊपर वाला भी हमने पढ़ा था ना, इसमें जब बीजापुर में दिक्कत चल रही थी तो गोलकुंडा वालों ने अपने सैनिक सहायता दी, हेल्प की, जिससे क्या होता संबंध अच्छे होते हैं। इस प्रकार शिवाजी ने आगरा से लौटने पर आर्थिक सहायता दी, ठीक है। मतलब अगर किसी की कोई दिक्कत चल रही तो पैसे वैसे से आर्थिक सहायता कर दी। यही नहीं, जब शिवाजी गोलकुंडा राज्य में पहुंचे
जब शिवाजी इनके राज्य में आए हैं तो उनका भारी स्वागत किया गया, मतलब बहुत बड़ा ग्रैंड वेलकम कर दिया इनका। 1666 में मुगलों ने गोलकुंडा को मिलाने का असफल रहा। अब ये गोलकुंडा पे इसने क्या किया, आक्रमण, बट क्या हुआ, असफल, हार गए। औरंगजेब की विस्तारवादी नीति के अंतर्गत 87 में गोलकुंडा को भी जीतने के बाद मुगल साम्राज्य में मिला लिया गया। ये गोलकुंडा वालों को इसने जीत लिया 87 में, ठीक है। पहले हार गए, फिर दोबारा जब आक्रमण किया तो जीत गए। मराठों से संबंधी घटनाएं, मराठा वाले जो शिवाजी वाले, उसमें क्या क्या दिक्कतें आई। 1660 में औरंगजेब में मामा शाइस्तका को आज्ञा मिली कि वह महाराष्ट्र में बड़े पैमाने पर युद्ध आरंभ कर दे। औरंगजेब ने आज्ञा कर दी कि वो जाके महाराष्ट्र वाले एरिया में पूरे में बड़े लेवल पर युद्ध स्टार्ट कर दी। इसने डायरेक्ट घोषणा कर दी। 65 में क्या हुआ, औरंगजेब ने जयसिंह को दक्षिण में इसी राज्य के विस्तार की नीति को लागू करने के लिए भेजा। जयसिंह कौन है, औरंगजेब द्वारा भेजा गया एक इंसान, जिसको इसने बोला कि तू जा और विस्तारवाद की जो हमारी नीति है उसको तुझे अपनाना, लड़ाई वड़ाई हो जो मर्जी हो, बस तुझे कब्जा करना है उस जगह पे, ठीक है। जयसिंह ने शिवाजी को पुरंदर की संधि करने के लिए बाध्य किया। इसने क्या किया, एक संधि करने के लिए इसने इसको बाध्य कर लिया कि तुम संधि करनी पड़ेगी। इसके पश्चात शिवाजी आगरा गए, यहाँ से उसको दक्षिण को भागना पड़ा, मतलब संधि करने के लिए, चाहे सच बुलाया झूठ बोला, बुला लिया आगरा, आगरा ये चले भी गए, वहाँ से फिर इनको भाग के आना पड़ा, ठीक है, क्योंकि इनको ये ऐसे बंदी बना रहे थे कि बंदी बना लिया, बट ये चालाक थे, भाग के वापस दक्षिण आ गए। 3 वर्ष तक शिवाजी व मुगलों के बीच शांति बनी रही, दिक्कत नहीं आई कोई, परंतु शीघ्र ही उनके बीच पुनः लड़ाई शुरू हो गई। शिवाजी ने 2 बार सूरत को लूटा। शिवाजी ने क्या किया, इनके एरिया में घुस के लूट लिया, जिससे मुगल की प्रतिष्ठा को गहरा धक्का लगा। ये बहुत बड़ी इंसल्ट की बात है इनके लिए कि कोई बाहर का बंदा आके हमारा लूट गया, क्योंकि उस वक्त ये चरम सीमा पे चल रहे थे। मुगल वाले बहुत अमीर थे, इन्होंने बहुत बड़ा एरिया जीता हुआ था, तो कोई बाहर का बंदा दक्षिण से आके लूटपाट करके गया, ये इनको धक्का लग गया। 1680 में शिवाजी की मृत्यु हो गई, 80 में इनकी मृत्यु हो गई और संभाजी उसका उत्तरदारी बना। संभाजी इनके क्या बन गए, नेक्स्ट उत्तरदारी। 89 में औरंगजेब ने संभाजी को पकड़ा, उसका वध कर दिया, मार दिया इन्होंने। इसके विपरीत संभाजी के पुत्र शाहू को औरंगजेब ने सम्मान्य दिया और उसको 7,000 का उच्च पद दिया। देखो लड़ाई बढ़ती जा रही तो इसको भी दिक्कत आ रही थी, तो इसने क्या किया, इसको जो संभाजी का बेटा था उसको अपने उसमें रख लिया, एडमिनिस्ट्रेशन में, अपने प्रशासन में उसको रख लिया, संबंध ठीक करने के लिए। संभाजी के पश्चात राजा राम मराठों का नेता बना। संभाजी के में नेक्स्ट उसके बाद कौन आया, ये वाला नेता, अलग अलग इनकी पूरी पीढ़ियाँ जो चल रही है उसके बारे में बात कर रहे हैं, ये आया। परंतु उसकी कुछ समय पश्चात ही सन उसमें मृत्यु हो गई, उसकी जल्दी मृत्यु हो गई। अब क्या है, नेक्स्ट कौन आया है, 89 से 98 के बीच में मराठों में कई बार हार हुई, मराठे कई बार हारे, उसके बहुत से महत्वपूर्ण किले मुगलों के हाथ चले गए, मराठा वालों के बहुत सारे किले ये जीतते चले गए मुगल। वास्तव में 98 में औरंगजेब का दक्षिण में पूर्ण रूप से प्रभुत्व स्थापित हो चुका था, क्योंकि ये जीतता जा रहा है, बहुत सारी चीज़ें जीत रहा है, तो दक्षिण में ये आता जा रहा था, घुसता जा रहा था, एंटर हो रहा था दक्षिण वाले एरिया में। 65 में मराठों का क्या हो गया, विरोध जो है वो फिर से प्रारंभ हो गया और 98 के पश्चात मुगलों को कई बार मुंह की खानी पड़ी। मराठा जो यहाँ हारे हैं ना ऊपर, ये वापस विरोध करना स्टार्ट कर देंगे और लड़ लड़ के मुगलों के खिलाफ कई बार इनको भी इसने हराया, जैसे इन्होंने कब्जे कर लिए किले वगैरह, इन्होंने फिर से वापस ले लिए, तो ये ना चलता जाएगा वाइस एंड वर्सा, कभी ये जीतेंगे कभी ये जीतेंगे, फिर वो वापस ले लेंगे, फिर वो फिर से आक्रमण कर देंगे, फिर वो छीन लेंगे, फिर वो वापस ले लेंगे, ये चलता रहेगा इनका। 1700 में शिवाजी द्वितीय अपने पितृ, शिवाजी द्वितीय क्या हो गया, शिवाजी का वो वाले शिवाजी नहीं, अब सेकंड वाले, सेम नेम रख देते थे ये, जैसे अकबर आया तो किसी और का पोते होते का नाम दोबारा अकबर रख दिया, बस हम क्या करेंगे उसको हम ऐसे पढ़ेंगे ये सेकंड, तो ये भी शिवाजी सेकंड है। शिवाजी सेकंड ने राजा राम का बेटा है, ठीक है, का उत्तरदारी बन, परंतु वास्तव शक्तियाँ उसकी माता तानाबाई के हाथ में थी। अभी इनका ये सिचुएशन क्या है, बेटे के बाद सारी पावर माँ ने अपने हाथ में रख रखी थी, बेटे को बस ऐसे बिठा रखा था गद्दी पे, ठीक है, दिखाने के लिए
किसकी पत्नी है ये? राजा राम की। इस समय से मराठे बराबर मुगलों को तंग करते थे। इस समय में क्या हुआ, इन्होंने छोड़ा नहीं, इक्वली तंग किया गया मुगलों को। अगर मुगल अगर आक्रमण करें तो हम भी करेंगे, हम भी नहीं छोड़ेंगे। लगातार युद्ध होने से न केवल दक्षिण की आर्थिक अवस्था बिगड़ी, दक्षिण वाले इस एरिया में बार बार अगर युद्ध हो गए, लूटपाट हो रही है, खून खराब हो रहा है, तो आर्थिक स्थिति तो खराब होगी ही। क्योंकि अब ऐसा तो नहीं कि आर्थिक स्थिति नॉर्मल रहेगी, लोग अपने काम पे जा रहे हैं, पैसा कमा रहे हैं, ऐसा कुछ नहीं होता, सब कुछ खराब होता है वॉर में। लोगों को छुप के रहना पड़ता है कि पता नहीं कब कौन आके आक्रमण कर दे। परंतु इसमें मुगल साम्राज्य को पतन की ओर धकेला। लड़ाई में देखो दोनों का ही नुकसान होगा। अगर दक्षिण वालों को हो रहा है तो मुगलों का भी होगा, और मुगलों का ज़्यादा ही हुआ। मुगलों के पतन का कारण अगर किसी को कहा जाता है तो वो ये मराठे वाले हैं। इन्होंने कभी छोड़ा नहीं, हार नहीं मानी, लड़े पूरी तरीके से ये, तो ये जीते भी हैं। ठीक है, धकेला। 1707 में औरंगजेब की मृत्यु हो गई। अंत में क्या हुआ, औरंगजेब मर गया। ये पूरी इनकी स्टोरी पढ़ी है हमने कि क्या 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 कैसे कैसे हुआ। अब नेक्स्ट में जो पूरे चरण है ना, 4 चरण है, पार्ट 2 में सिर्फ हम इसके चरण पढ़ेंगे कि ये चरण कैसे दिए। तो हमने सिर्फ सिचुएशन देखी कि कौन कौन थे, हम सारे इसके जो अपोजिट में बंदे खड़े हैं सिर्फ ये वो देखा कि कैसे संबंध है, क्या थे ये लोग तीनों। अब नेक्स्ट में बस इनको चरण पढ़ने, चैप्टर खत्म, बस इतना ही है।